हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं एसके गुप्ता आप सभी को एसओएस एंड अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। ये मेरा सेकेंड लेक्चर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का है। इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं सेम चैनल पे। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो पहले फर्स्ट लेक्चर को देखें, उसके बाद आप सेकेंड लेक्चर की तरफ प्रोसीड करें तो आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आने वाली है जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। नहीं तो तुम क्या बोलोगे, सर को तो आता ही नहीं है ना, सर तो उड़ा देते हैं, सर समझाते हैं तो समझ में आता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। पहले की कॉन्सेप्ट देखो, पहले की कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में लिंक होगा, इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में लिंक होगा। केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेट करके चलती है, हर एक लेक्चर कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही है अगले लेक्चर के लिए। अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो उसको पहले देखो और फिर आगे आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाई दी, थोड़ी बहुत मैं रिकैप दे देता हूं, शॉर्ट ओवरव्यू देता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाई थी चीजें आपको। सबसे पहले मैं बात किया था कि आपका केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री होता क्या है, सही है ना, केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो केमिस्ट्री के अबाउट मैंने आप लोग को बताया था कि हम यहाँ पे साइंस का वो ब्रांच है केमिस्ट्री जिसमें हम मैटर के अबाउट स्टडी करते हैं। सबसे पहला हाईलाइटेड पॉइंट था मैटर हमारे लिए। मैटर के अबाउट स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के अबाउट स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन के अबाउट स्टडी करते हैं, और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो रही होगी फिजिकल या केमिकल चेंजेस के कारण तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। सही है बच्चों, यही चीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने बोला कि केमिस्ट्री को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, लेकिन मैंने आपको 4 टाइप बताया था। अपन लोग 4 में से 3 ही बेसिकली पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड के बारे में आप स्टडी करते हो तो वो ऑर्गेनिक होगा, एक्सेप्ट कार्बाइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट हमने इनऑर्गेनिक में देखा था बच्चों कि अदर देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट के अबाउट आप स्टडी करते हो और उसके कंपाउंड के अबाउट स्टडी करते हो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में फिर क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीज तो हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ही पढ़ लिया। ऐसा नहीं है बच्चों, हो सकता है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहा हो तो कोई पैटर्न में हो रहा हो, कोई लॉ आए उसके लिए, तो जितने भी लॉज रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होंगे वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास क्या था बच्चों कि आपके पास प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की कहानी थी। वहां सॉल्ट एनालिसिस आप पढ़ोगे, जब आप क्लास 11th में स्कूल में जाओगे तो प्रैक्टिकल्स कराई जाएगी आपको, तो वहां पे अननोन सॉल्ट दिया जाता है आपको और वहां पे आपको फाइंड करना होता है कौन सा केटायन है और कौन सा एनायन है। केटायन और एनायन को कंबाइन करके आप सॉल्ट बता सकते हो, सही है। और दूसरी कहानी होती है, एक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटायन एंड एनायन की बात करें तो उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, और दूसरी हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बच्चों क्या आती है हमारे पास, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कितना अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट है उस केटायन या उस एनायन का, वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते थे। ये तो हमारा बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ केमिस्ट्री हो गया। उसके अबाउट इसके यूजेज के अबाउट बताया था, वहां मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। फिर मैंने बोला आपको कि मैटर्स जो है, मैटर्स को मैंने मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जनरली हमारे पास 3 स्टेट्स आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन सा बच्चों, फिर से बोलो एक बार, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तुम बोलोगे सर हमने तो और 2 स्टेट पढ़ा है।
बच्चों और भी 2 स्टेट होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो होता है वो 3 ही स्टेट होता है। 2 स्टेट का मैं नाम ले लेता हूं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए कि बोस-आइंस्टाइन स्टेट होता है और प्लाज्मा स्टेट होता है, जिसके अबाउट अपने को स्टडी नहीं करनी है, ना ही जेईई के सिलेबस में है, ना ही नीट के सिलेबस में है, ना ही बोर्ड के सिलेबस में। तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं, अपने को पीएचडी नहीं करनी है, अपने को क्या करना है बच्चों, सिलेबस ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। सही है, इसी का इतना सिलेबस है कि आप पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो क्यों फालतू की चीजों के बारे में अभी सीखना। फिर हमारे पास देखो, मैंने बताया था कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। सॉलिड को हीट करोगे तो मेल्ट होगा, लिक्विड में आएगा, लिक्विड को और हीट करोगे वो वेपर बनाएगा, गैस में जाएगा। अगर आपको गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड आना है तो आप कूल करो। अगर आप सॉलिड से, मैं क्या बोल रहा हूं, सॉलिड से लिक्विड जाना है, सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हीट कर रहे हो, लिक्विड से गैस जाना है तो हीट कर रहे हो, गैस टू लिक्विड आना है तो क्या करोगे, फिर कूल करना पड़ेगा, आपको ठंडा करना पड़ेगा। फिर आपको लिक्विड से सॉलिड में आना होगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, कूलिंग करनी पड़ेगी, तो जाके आप इस स्टेट में पहुंच सकते हो। फिर हमने क्या क्लासिफिकेशन की थी बच्चों, क्या क्लासिफिकेशन की थी बताओ, हमने केमिकल क्लासिफिकेशन की थी। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या, पहली क्लासिफिकेशन क्या देखी थी बच्चों, पहली ही क्लासिफिकेशन हमने क्या देखी थी, प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर की। प्योर सब्सटेंस का फिक्स कंपोजिशन था, प्योर सब्सटेंस का फिक्स कंपोजिशन था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, और मिक्सचर का नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन था। फिर हमने प्योर में कैटेगरी डिफाइन की थी। प्योर में हमने 2 चीजों की बात की थी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट हमारे पास सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। एटम क्या होता है आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, सही है ना, टेंशन नहीं लेना। सेम टाइप के एटम से मिलकर जो हमारा कंपाउंड, सेम टाइप के एटम से मिला हुआ जो भी कंपाउंड होगा वो एलिमेंट होगा, या अकेला भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, एलिमेंट। फिर हमारे पास क्या था, फिर हमारे पास कंपाउंड, यहां पे 2 और 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होना चाहिए तो जाकर एक कंपाउंड होगा। जैसे एग्जांपल CH4, CO2, ये सारा एग्जांपल हमने दिया था। प्योर एलिमेंट्स में हमने क्लासिफिकेशन किया था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के अबाउट। मेटल, नॉन मेटल एंड बच्चों क्या था, मेटलॉइड्स था। फिर हमने, ये तो बचपन में पढ़ा है ना, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स की। फिर हमने कंपाउंड पे आए थे बच्चों। कंपाउंड पे भी हमने क्लासिफिकेशन की थी। कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होने वाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने वाला है। देखो फिर हमने मिक्सचर में हमने बात की थी कि मिक्सचर का भी क्लासिफिकेशन हमने फर्दर किया था। मिक्सचर का क्लासिफिकेशन होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में हमारे पास कंपोजिशन थ्रू आउट दी सेम होता है सॉल्यूशन में, और हेटेरोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। ये हमारी पिछली क्लास की कहानी थी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए थे। आज की लेक्चर की जो कहानी है वही जहां से हमने खत्म किया था, मैटर से रिलेटेड कहानी। मैटर से रिलेटेड ही मैं कुछ आपकी बात बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और मैं जिस वे में बता रहा हूं उसी वे में सुनोगे, एकदम कहानी के फॉर्म में मैं बताने वाला, मजा आ जाएगा आपको सुन के। क्या है मैटर? तो मैटर के अबाउट हमारे पास इंडियन, ऐसा नहीं कि हमारे इंडियन वाले साइंटिस्ट सब नालायक ही होते हैं, है ना, वो भी कुछ करके गए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास इंडियन, पहले आप लोगों ने सुना होगा ऋषि मुनि के बारे में, बहुत सारे पहले यही लोग की बातें मानी जाती थी, वही लोग हमारे लिए फिलोसफर हुआ करते थे, सही है। तो इंडियन जो फिलोसफर थे उनका मानना था कि मैटर जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट, मैटर का मतलब क्या है, ये भी मैटर है या नहीं है बच्चों, ये मार्कर क्या दिखाई दे रहा है, ये भी तो मैटर है। मैटर वो था जो कहीं भी शेप ऑक्युपाई करे, कुछ भी शेप उसका हो और कुछ भी वॉल्यूम हो, तो हमारा क्या होगा वो बच्चों, क्या होगा वो मैटर होगा। तो हमारे इंडियन फिलोसफर लोगों का मानना था ऐसा, एंशिएंट फिलोसफर का, कि बेसिकली जो मैटर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। कितने एलिमेंट से बच्चों? 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। वो 5 एलिमेंट हमारे पास क्या थे बच्चों? 5 एलिमेंट कौन कौन से है बताइए? 5 एलिमेंट कौन सा है? ओ सेफ कैसे याद रखोगे? WSAFE, ओ सेफ याद रह जाएगा बच्चों, W सेफ
है ना, W सेफ याद रह जाएगा ना, W बोले तो वाटर, S बोले तो स्काई, F बोले तो फायर, A बोले तो, अरे बोलो यार, A बोले तो एयर, है ना, और E बोले तो अर्थ। ये हमारे पास O सेफ था। ये 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सही है, ये पहले का मानना था। ऐसा ही हमारे पास देखो सेम चीज हमारा ग्रीक फिलोसोफर लोगों का भी मानना था कि हमारे पास जो मैटर से छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। सही है ना। बाद में हमारे पास क्या थे, महर्षि कनद करके एक आपके पास ऋषि मुनि थे, महर्षि जी। उन्होंने बताया कि बेसिकली आपके पास कोई भी मैटर हो उसको पकड़ो, कट करते जाओ। जैसे ये मार्कर है, आपके पास मार्कर है, मैंने इसको लिया, कट करते गया, बहुत छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर दिया। एक स्टेज आएगा जिसके बाद आप फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, दैट मींस आप बोल सकते हो कि वो जो पार्ट है सबसे छोटा पार्ट है इस मार्कर को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, है या नहीं बच्चों। तो उस छोटे पार्ट को, उस छोटे से पार्टिकल्स को महर्षि कनद ने क्या बोला बच्चों कि वो हमारा नाम क्या दिया जाएगा, उसको परमाणु दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बच्चों, परमाणु। क्लियर है, परमाणु दिया जाएगा। सेम टाइम में हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने बेसिकली क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप कट करते जाओ। सेम देखो, सेम स्टेटमेंट है बच्चों, सेम स्टेटमेंट है, कट करते जाओ, जो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम इनडिविजिबल बोल सकते हैं। और इनडिविजिबल का मतलब ग्रीक में क्या होता है, एटम होता है। क्या होता है बच्चों, ATOM। एटम का मतलब नॉट डिविजिबल, फर्दर वो डिवाइड नहीं हो सकता है। अरे बच्चों इतनी बात समझ आई है नहीं है? अरे बोलो आया या नहीं आया? आया ना बच्चों, 100% आया। तो देखो ये कहानी मैंने लिखी हुई है, ये फटाफट आप इसके मैटर के बेसिक चीजों के बारे में मैंने बताया है। इसको फटाफट आप क्या करोगे, छाप लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, उसके बाद में और भी चीजें आपको बताता हूं। चलो बच्चों, अभी देखो हम बात कर रहे हैं किस चीज का, मैं बोला एटम्स के अबाउट। अभी डेमोक्रिटस का भी मैंने आपको बताया, महर्षि कनद का भी बताया आपको। महर्षि कनद ने बस परमाणु नाम रखा था और डेमोक्रिटस ने क्या बताया था बच्चों, एटम्स बताया था। तो अब एटम के अबाउट उनके पास भी थियरी कुछ नहीं था। हालांकि ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फर्दर पढ़ने वाले हैं। फिर से यहां पे बस हम थोड़ी सी एटम के अबाउट जिक्र कर दिए थे, तो सोचा कि एटम्स, एटलीस्ट एटम के बारे में मैं आपको बता दूं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जो थियरी आती है एटम के अबाउट, सबसे जो पहली थियरी आती है एटम के अबाउट, वो आती है कौन सी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। हालांकि पूरी की पूरी थियरी ये गलत है, एक पॉइंट को छोड़ के। आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारी थियरी पढ़ने वाले हैं, टेंशन की बात नहीं है, बट इसको देख लेते हैं, इसका ड्रॉबैक्स क्या है वो देख लेते हैं। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। सिंपल पहला पॉइंट इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ, वही जो डेमोक्रिटस ने बोला वही चीज इन्होंने भी बोला, कॉन्फिडेंटली बोला कि एटम जो है सबसे किसी भी पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है एटम। ये हमारा सही है, पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि जो हमारे पास, अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट बोलने की कोशिश की कि ये दो मार्कर है सपोज, यानी कि ये दो सेम एटम का है, दोनों अगर ये सेम एटम का है, तो इन्होंने बोला कि इन दोनों का शेप क्या होगा, अलग होगा। तो ये कॉन्फिडेंटली इन्होंने बोला कि दोनों का शेप मस्ट बी सेम एंड द मास ऑफ बोथ द एटम शुड बी ऑल्सो सेम।
यानी दोनों का मासेज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। आई बात समझ या नहीं आई? उसके बाद साइज के अबाउट भी बोला इन्होंने कि साइज भी हमारे पास सेम होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। मैं आपको ड्रॉबैक्स में बताऊंगा, ड्रॉबैक्स में बताऊंगा, टेंशन ना लो। अगला पॉइंट जो हमारे पास इसमें आएगा ये है कि आपके पास की एटम, ये स्टेटमेंट बहुत सही है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शंस। बस ये रीअरेंज होता है बच्चों, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। जैसे एग्जांपल की बात कर देता हूं, इसका H2 है और O2 है, ये इधर क्या है हाइड्रोजन है, इधर क्या है ऑक्सीजन है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ तो H2O बना। ऐसा नहीं कि इधर H2O के जगह CO2 बन जाए, H2O के जगह CO2 बन जाए, कार्बन आ जाए, नहीं। यहां पे बस ये एलिमेंट क्या हो गया है, रीअरेंज होकर ये H2O में कन्वर्ट हो गया। इधर भी हाइड्रोजन था, इधर भी ऑक्सीजन था। आई बात समझ या नहीं आई? आई बात समझ या नहीं आई? इसी को हम बोलते हैं एटम कंजर्वेशन, यानी कि एटम क्रिएट नहीं होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये स्टेटमेंट इनकी बहुत सही थी। पहला स्टेटमेंट कैसे गलत हो गया? पहला स्टेटमेंट बोला था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, एटम के अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है हमारे लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्दर हम आगे जब पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल वगैरह तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली है, सही है ना। रदरफोर्ड्स मॉडल है हमारे पास, जे थॉमसन मॉडल है, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 10th में तो नाम सुना ही होगा, 9th में भी तो सुना ही होगा ना इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो पहली चीज की एटम हमारे पास फर्दर डिवाइड हो सकता है, फर्दर डिवाइड हो सकता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है किसी भी मैटर का। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या बोला फिर से बोलो, क्या बोला फिर से बोलो। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। इतनी बात समझ आ गई ना, इतनी बात समझ आ गई ना, 100% आ गई होगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बात समझ में आती है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ट्राई करता हूं समझाने को। ये जो है इन्होंने बोला था कि सेम एटम्स, दो सेम एटम है तो उनका सब कुछ सेम होने वाला है। ये गलत है। गलत किस केस में है, जब हम आइसोटॉप्स और आइसोबार पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में स्टेटमेंट आ जाएगा। आइसोटॉप्स और आइसोबार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। हो सकता है क्लास आपने 9th में पढ़ा भी हो, क्लास 9th में था बच्चों। आइसोटॉप्स और आइसोबार दोनों की डेफिनेशन क्लास 9th में हुआ करता था, क्लास 9th में हुआ करता था। शायद आपने पढ़ा भी होगा, अभी तक हम 9th की ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है हमने अभी तक। तो पढ़े अभी, अरे बोलो पढ़े। तो देखो यही स्टेटमेंट मैंने बच्चों लिखने की कोशिश की है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास, बट इट इज नाउ नोन दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस इन केस ऑफ आइसोटॉप्स। और बताओ डिफरेंट एलिमेंट का सेम मास हो सकता है इन केस ऑफ आइसोबार। ये डेफिनेशन ही होता है आइसोटॉप्स आइसोबार का, भी हम करने भी वाले हैं थोड़ी देर में। तो अब हम सोच रहे हैं कि एटम्स का फिर डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो एटम्स का डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने और बोला कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट का होगा जो अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है, और अकेला एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। जैसे सोडियम, देखो सोडियम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, मैग्नीशियम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। H एटम है लेकिन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। वो किसके फॉर्म में करता है बच्चों, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सही है। क्लोरीन की बात कर लो, फ्लोरीन की बात कर लो, एटम है लेकिन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। F2, Cl2, Br2, I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन एटम है लेकिन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें आप फटाफट इसका क्या ले लोगे, स्क्रीनशॉट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि आगे की चीजें मेरे को आपको बतानी है। फटाफट करो बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों, अभी हम थोड़ा और कॉन्सेप्ट को डीप में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको ना कि एटम जो है, एटम हमारा फर्दर डिवाइड हो सकता है तो हम भी डिवाइड कर देते हैं। एटम हमारे लिए, मैंने बोला एटम को फर्दर हमने डिवाइड किया तो क्या क्या मिला बच्चों,
इलेक्ट्रॉन मिला है। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन आया, कैसे प्रोटॉन आया, कैसे न्यूट्रॉन आया। कौन से चैप्टर में? सेकंड चैप्टर में, जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही होगा। पूरी की पूरी डिटेल्स एनालिसिस हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अभी हम बस इतना पता रखो, अभी याद रखो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। कैसे आया? थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सबका जवाब दूंगा, है ना। सारी आपकी डाउट्स, जो भी छोटी से छोटी डाउट्स होगी, सबको मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बातों को। इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर क्या हुआ बच्चों? प्रोटॉन हुआ, और तीसरा क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है ना। प्रोटॉन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ आती है? तो कुछ कहानी में बता दूं आप लोग को, जो अभी याद रखोगे खास करके, कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर लिख देता हूं, प्रोटॉन लिख देता हूं और न्यूट्रॉन लिख देता हूं, सही है। हम सबसे पहले इसके सिंबल क्या है? ई है। इसका क्या है बच्चों? इसका सिंबल P है और इसका सिंबल N है। इसका चार्ज क्या है? चार्ज पहले आपको पता होना चाहिए। चार्ज इसका माइनस में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना बच्चों? क्यों होता है हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। 1.6022 into 10 to power -19 C बोले तो कुलम्ब। कुलम्ब जो होता है बच्चों, वो चार्ज की यूनिट होती है। क्या होता है बोलो? कुलम्ब जो होता है वो चार्ज की यूनिट होती है। नहीं है समझ आ गया ना? देखो, फिर हमारे पास प्रोटॉन की बात कर लो। प्रोटॉन क्या सेम चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है। अरे बोलो हाँ या ना? -19 कूलम। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। फिर हमारे पास मास की बात करते हैं। मासेज जो होती है 9.1 into 10 to power -31 kg होती है। 1.672 है ना into 10 to power -27 kg होती है। याद रखोगे बेटा अभी 1.674 है ना। इधर बच्चों 32 होता है, मे बी 34 है ना into 10 to power -27 kg। क्लियर है? स्लाइटली आप बोल सकते हो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। सही है? ये टेबल अभी आपके लिए क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। सही है? यानी यहां पे एक चीज मैं लिख देता हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगले चैप्टर में भी अपने को काम आने वाला है। ये डेटा आप फटाफट कॉपी करो। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम बताने वाला हूं। फटाफट कॉपी कर लिया बच्चों आप लोगों ने? उम्मीद करता हूं। नहीं कॉपी किया, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या कहानी है। नेक्स्ट कहानी है बहुत सिंपल सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। बहुत प्यारा कहानी है। ये हमने बहुत सारे अपने बच्चों को क्लास 10th में भी मैंने सिखाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। जो लोग नहीं सीखे हैं वो ध्यान से देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में हमने क्या x से रिप्रेजेंट कर दिया किसी भी एलिमेंट को, सही है ना। यहां पे z आएगा और यहां a आएगा, बात समझ में आती है। और यहां प्लस माइनस n आएगा। मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्या है। x क्या है? एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। x क्या है बच्चों? एलिमेंट है। प्लस माइनस n क्या है? उस पे हो सकता है कोई चार्ज प्रेजेंट हो, आइदर वो प्लस का हो आइदर वो माइनस का हो। प्लस का हो या माइनस का हो, समझ आया नहीं आया? प्लस का हो या माइनस का हो। z देखो, z क्या होगा? z क्या होगा? z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। सही है बच्चों? फिर हमारे पास क्या है? a क्या है? a मास नंबर। क्या है बच्चों? मास नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या है बच्चों? ये मास नंबर ऑफ एलिमेंट है। सही है ना? मास नंबर ऑफ एलिमेंट है। मास के अबाउट हम आगे भी फर्दर इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं जितना बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखोगे। अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत यहां नहीं है अभी। फिर हमारे पास प्लस माइनस n क्या था बच्चों? प्लस माइनस n क्या था? चार्ज ऑन एलिमेंट। अब देखिए यहां पे अपने लोगों ने क्या सीख रखा है कि एटम जो होता है अगर उस पे कोई चार्ज नहीं है,
एटम अगर उस पे कोई चार्ज नहीं है तो ओवरऑल वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बात समझ। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है पहले से, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं पहले से, तो चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यानी कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि Z जो होगा वो किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। पहला इक्वेशन समझ आया नहीं आया? जो भी एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का, जो भी एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बोलो बोलो बोलो, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। हमेशा हमेशा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सही है। फिर हम बात करें अब हमारे पास, फिर मैंने बोला कि अब अपने को तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना भी सीख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है कि अगर हमारे पास, क्या बोल रहा हूं मैं, एटम न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो आएगा ही। सही है, प्रोटॉन आएगा। माइनस या प्लस, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा उसमें तो ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा तो माइनस होगा। यानी कि क्या करना होगा, प्लस माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ये फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो भी अपने से क्वेश्चन होगा। मैं हूं ना, बिलीव करो, मैं हूं तो होगा ही होगा, टेंशन की बात नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन प्लस माइनस, क्या मैंने किया बच्चों, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट आया। बोलो आया नहीं आया? फिर हमारे पास कहानी आई, देखो इसी को थोड़ा और इलेबोरेट किया जाए बच्चों। इसको Z भी लिख सकते हैं, Z प्लस माइनस, यहाँ पे क्या था बच्चों, चार्ज था ना, चार्ज ही लिखो यार, चार्ज ही रहने देते हैं अभी। सही है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की कहानी आती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की कहानी से पहले हम थोड़ी सी और बात करते हैं। मास नंबर, क्या मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जो होगा वो क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन प्लस ऑफ न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि मास नंबर, मास ऑफ नहीं होता है बेसिकली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे तो वही मास नंबर देता है। सही है। ये अभी आप इसके लिए याद रखो, अभी मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, डोंट वरी। मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस ऑफ क्या आया बच्चों, प्रोटॉन प्लस ऑफ न्यूट्रॉन आया। तो न्यूट्रॉन क्या मैं नहीं निकाल सकता, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A इक्वल टू हमारे पास P प्लस N आया। तो N इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हो बच्चों, A माइनस ऑफ P, या क्या लिख सकते हो बच्चों, N इक्वल टू A माइनस ऑफ Z। अरे नहीं लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं क्या बच्चों, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। तो देखो तीन चीज पता चली, क्या क्या, कि एटॉमिक नंबर जो भी एलिमेंट का होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, हमेशा। चार्ज की बात करो यानी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है उतना तो इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए पहले, अगर चार्ज नहीं है तो। चार्ज है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो माइनस कर दो, डाला है तो प्लस कर दो। यही चीज मैंने प्लस माइनस से लिखा। फिर मास नंबर जो होता है ना बच्चों, मास नंबर जो होता है न्यूट्रॉन प्लस ऑफ प्रोटॉन होता है। क्यों ऐसा होता है, जो हमने लिखा था मासेस के अबाउट लिखा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अबाउट लिखा था हमने, मासेस लिखा था बच्चों, ध्यान से देखो, इससे जस्ट पिछले स्लाइड में मैंने लिखा था। क्या लिखा था आपके लिए, कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बहुत ही छोटा होता है, 9.1 × 10⁻31। वही हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात करें हम, कितना होता है बच्चों, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.6732 × 10⁻, क्या होती है, -27 kg। दैट मींस मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, 1867 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बहुत छोटा है। तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जनरली हम किसका मास लेंगे, फिर दोनों का मास तो अप्रोक्सीमेट इक्वल था ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो जब हम मास नंबर की बात करेंगे तो किसका लेंगे, हमेशा किसका लेंगे बच्चों, बोल नहीं रहे हो,
किसका लेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन का नेग्लेक्ट करके प्रोटॉन प्लस ऑफ न्यूट्रॉन लिया करेंगे। देखो हमने वही किया है, प्रोटॉन प्लस ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से न्यूट्रॉन हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ये फ्रैक्शन में नहीं होती है, पहली चीज याद रखो, ये फ्रैक्शन में नहीं होता है। सही है, इतनी कॉन्सेप्ट समझ आ गई आप लोग को? इतनी कॉन्सेप्ट समझ आई? फटाफट इसका एसएस लो, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। फटाफट इसका एसएस लो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे कराता हूं। देखोगे ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां mg है, mg प्लस 2 है। यहां पे मैं लिख देता हूं 12 और 24 लिख देता हूं, खुश हो जाओ, 12 और 24 लिख देता हूं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि कौन से क्या मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। mg ये एलिमेंट हो गया, प्लस 2 चार्ज हो गया, z 12 हो गया, a हमारे पास 24 हो गया। तो z जो है वो एटॉमिक नंबर है। क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। किसके बराबर है? 12 के बराबर। क्या मास नंबर आप बता सकते हो? मास नंबर a किसके बराबर है बच्चों? 24 के बराबर। चार्ज क्या है बच्चों? यहां प्लस 2 है, प्लस का 2 है। सही है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम बता सकते हैं क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बच्चों? एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो इक्वल टू 12, यानी प्रोटॉन का नंबर 12 आ गया। क्या मैं नंबर ऑफ क्या फाइंड कर सकता हूं? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए एटॉमिक नंबर प्लस माइनस, यानी कि आप क्या करोगे बच्चों? प्लस माइनस, हमारा चार्ज था ना, तो अगर हम ऐसा लिखो, माइनस लिखो, प्लस माइनस चार्ज कर दो। सही है ना? माइनस ऑफ, अगर यहां चार्ज क्या है? प्लस क्या है ना, तो प्लस ही रखोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। समझ रहे हो? देखो फिर से लिख देता हूं, प्लस ऑफ 2। सही है, तो 12 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 10। ऐसे समझ लो इसको, बहुत सिंपल है। कभी भी हम इलेक्ट्रॉन यानी प्लस चार्ज आता है किसी भी एलिमेंट पे, प्लस चार्ज अगर किसी भी एलिमेंट पे आता है, इसका मतलब क्या है? प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब क्या है बच्चों? किसी भी एलिमेंट पे प्लस चार्ज आने का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को लात मार के निकाल दी गई है। इलेक्ट्रॉन को लात मार के निकाल दी गई है वहां से, तो ही प्लस आया है। निकालने का मतलब क्या हुआ? माइनस किया जाना है, माइनस किया जाना है। तो क्या फॉर्मूला रटने की जरूरत है? देखो होना कितना चाहिए था मेरे पास इलेक्ट्रॉन, सोच के देखो। mg जो था होना कितना चाहिए था? 12 इलेक्ट्रॉन। क्यों 12 इलेक्ट्रॉन क्यों होना चाहिए था? अरे 12 इलेक्ट्रॉन क्यों होना चाहिए था? क्योंकि वो एटॉमिक नंबर उसका 12 है, प्रोटॉन भी 12 है, तो होना तो चाहिए था अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। एटम न्यूट्रल होता है तो 12 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। लेकिन अगर इसमें प्लस 2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लात मारा गया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लात मारा गया है। इतनी बात समझ में आती है क्या? तो 2 माइनस कर दो, 12 में से 2 गया कितना हुआ? 10 हुआ। 12 में से 2 माइनस हुआ 10 हुआ। आया नहीं आया? अब आती है बात किस चीज पे बच्चों? नंबर ऑफ बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू a माइनस क्या था बच्चों? a माइनस बोलो p। मास नंबर 24 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, तो आया बच्चों 12। सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली या नहीं कर ली? सारी चीजें फाइंड आउट की या नहीं की? अरे चमका या नहीं चमका? चमका या नहीं चमका? बोलो चमका या नहीं चमका? चमका ना बच्चों? देखो फटाफट इसको छापो, या एसएस लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, फटाफट देख लो। क्या है? बहुत प्यारा एग्जांपल है ये भी, मजा आएगा आप लोग को। बाकी तुम लोग की जिंदगी अच्छे से कट रही होगी उम्मीद करता हूं। सही है, देखो सेम फॉर्मेट पे हमने दे रखा है। सबसे पहला चीज एटॉमिक नंबर बात करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? नंबर ऑफ किसके बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, इक्वल टू 8। सही है, यानी कि ये p किसके बराबर हो गया? 8 के बराबर। मास नंबर किसके बराबर? मास नंबर हमारा a जो है वो 16 के बराबर। क्या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के बता सकता हूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के बता सकता हूं क्या? अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के बता सकता हूं क्या? बिल्कुल। होना कितना चाहिए था? एटॉमिक नंबर कितना है? 8 होना चाहिए था 8, लेकिन इसमें माइनस का 2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आया है, कहीं से ये लेकर आया है, किसी ने इसको दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो 8 माइनस माइनस ऑफ क्या लिखोगे? 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तो आप इतने प्रोसेस नहीं भी करके डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा।
सही है। नंबर ऑफ, फिर आती है बात किस चीज की, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात आ गई, नंबर ऑफ, बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात आ गई। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस ऑफ p, a हमारे पास कितना है 16 माइनस ऑफ 8 आया। तुम बोल रहे हो सर इलेक्ट्रॉन और सॉरी एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ भी सेम है, इसमें भी सेम है, ऐसा हमेशा होता है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना। एक एग्जांपल लेता हूं लोग, एक एग्जांपल ले लेता हूं, ले ले क्या, एक और एग्जांपल, p है 15 है 31 है 3 माइनस है, सही है। चलो निकालते हैं, फटाफट निकाल ले क्या, चलो निकाल ही लेते हैं ना, निकाल लेते हैं ना, क्या क्या निकालना है निकालते हैं। सबसे पहला एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ, बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अरे है या नहीं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो कितने बराबर है बच्चों, 15 के बराबर। मास नंबर की बात करो, मास नंबर क्या ए है ना, मास नंबर ए जो है वो किसके बराबर है, 31। चमक रहा है नहीं चमक रहा है आप लोगों को, समझ आ रही है नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो बोला करो, नहीं आ रही है तो बोला करो, फटाफट कमेंट में फटाफट लिखा करो, नहीं आ रही है तो बोला करो, सही है। तो मास नंबर इक्वल टू 31 आया, फिर हमारे पास क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, होना कितना चाहिए था कायदे से 15 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन -3 है, इसका मतलब इसको दिया है किसी ने या किसी ने लिया है इससे, अरे दिया है तभी तो इस पर निगेटिव चार्ज आया है बच्चों, तो क्या आएगा 15 माइनस ऑफ -3 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, सही है ना बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, a माइनस ऑफ z, a कितना है बच्चों 31 माइनस z 15 आ गया ना 16, देखो डिफरेंट आया नहीं आया, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो दो ऐसा एग्जांपल था जिसमें अनफॉर्चुनेटली सेम आ जा रहा था, आया नहीं आया, चमका या नहीं चमका, फटाफट चमक गया तो इसको फटाफट क्या कर लोगे, छाप लोगे बेटा, फटाफट इसको छाप लोगे। चलो बच्चों अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छोटा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बेसिकली 9th क्लास का ही, अगर आप लोग को याद हो तो, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगा, फिर भी मैं बताता हूं क्योंकि यहां भी हमारे पास यूज में आने वाला है ये सारी चीजें, सही है। देखते हैं कैसे करना है, 2 से 3 पार्ट में डिस्कस करूंगा, रेस्ट ऑफ दी आपके लिए होमवर्क होगा, आप खुद ट्राई करोगे, सही है। देखो क्या है यहाँ, फ्लोरीन, पहला एलिमेंट दे रखा है Z, एटॉमिक नंबर आपको फाइंड आउट करना है, A दे रखा है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, सही। वैसे ही सारे कॉलम्स आपको फिल करने हैं, जो भी हमारे पास बचा हुआ है उसको आपको फिल करना है। फ्लोरीन, सबसे पहले मास नंबर दे रखा है 19, मास नंबर 19 दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 दे रखा है, तो सबसे पहले मास नंबर वाला फॉर्मूला याद करो, A इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था बच्चों, A इक्वल टू हमने पढ़ा था Z प्लस ऑफ n, सही है ना, यही पढ़ा था। यहाँ पे देखो क्या A की वैल्यू 19 दे रखी है, A की वैल्यू 19 दे रखी है, इक्वल टू Z प्लस 10 दे रखा है, तो यहाँ से Z इक्वल टू क्या है बच्चों, Z इक्वल टू क्या आया 9 आया, तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले फिल करोगे यहाँ 9, सही है, फिल कर दिया ना, यहां पे हमने एटॉमिक नंबर फिल कर दिया, सही है। अब आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, क्या इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट है फ्लोरीन पे, नहीं है, अरे नहीं चार्ज प्रेजेंट है बच्चों, तो जितना प्रोटॉन उतना ही तो इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, आया नहीं आया समझ, दोनों क्लियर है बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर है ना। अब देखो दूसरा वाला, देखो हमारे पास एटॉमिक नंबर 12 दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 12 होगा, ये फिक्स है, भर दिया हमने, इतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन इस पे चार्ज क्या है बच्चों, +2 है, चार्ज क्या है बच्चों, प्लस का 2 है, देखो प्लस का 2 है, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 10 बचेगा, आया नहीं आया। अब अपने को क्या करना है बच्चों, मास नंबर इक्वल टू Z प्लस n, मास नंबर इक्वल टू Z प्लस Z यहां रहा और n यहां रहा, सही है ना,
यार न्यूट्रॉन ही तो निकालना है। क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या कर सकते हो? न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या जाएगा? यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला a माइनस जेड। a की वैल्यू देखो यहां 24 है, z 12 है, तो ये भी आएगा 12। आया नहीं आया? सही है। आ जाओ सल्फर। सल्फर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सल्फर हमारे लिए क्या दे रखा है? मास नंबर 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, यानी कि Z भी 16 होगा। क्या इसमें कोई चार्ज है बच्चों? नहीं है, तो ये भी 16 होगा। क्या न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं? a माइनस जेड, सॉरी 32 माइनस जेड, जेड 16 बोले तो ये भी 16 है। आया नहीं है? कर लोगे बच्चों? एक और कर देता हूं मैं, एक और कर देता हूं, बाकी 3 आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। उसके बाद हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे आने वाले हैं। सही है। तो ये देखो, सबसे पहले एटॉमिक नंबर 15 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 15 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए था? 15 ही होना चाहिए था। लेकिन इस पे कोई चार्ज है क्या? इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है क्या? देखो, हाँ बच्चों, इस पे चार्ज है। कितना है? 3 का माइनस है। इस पे चार्ज कितना है? 3 का माइनस है, और -3 चार्ज, इसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 15 प्लस 3 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। मास नंबर, मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? Z प्लस n होता है। मास नंबर इक्वल टू Z प्लस n। Z कितना है बच्चों? 15। n कितना है? 16। तो क्या कर दोगे? 31। नहीं आया? आ गया ना? अब देखो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप खुद से फील कर लोगे। नहीं आएगा किसी को तो डाउट पूछ लोगे। यही बेटा IIT और नीट है, नहीं तो टेंशन में आ जाओगे। आई बात समझ या नहीं आई? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सुनो, मेरी बात को सुनो। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनोगे, है ना? एक एक चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से मेरी बातों को सिर्फ सुनोगे और करते हुए चलोगे। विद एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजों को। ठीक है, देखते हैं। देखो, ये एसेस ले लिए थे ना बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसको। देखो अब देखो देखो क्या है हमारे लिए? सम बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहला जो बेसिक डेफिनेशन है वो है आइसोटॉप्स के अबाउट। सही है? आइसोटॉप्स के अबाउट। आइसोटॉप्स में हमारे पास क्या होने वाला है? एलिमेंट, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से लिखते चलोगे। एलिमेंट हैविंग same atomic number but different mass number। ध्यान से देखोगे, बट डिफरेंट मैंने क्या बोला है बच्चों? मास नंबर बोला है। ध्यान से देखोगे आप, बट डिफरेंट क्या है? मास नंबर है। ध्यान से देखना, H 3 जगह है, 1 1 1। सही है? एटॉमिक नंबर 1 1 1। इसका मास नंबर 1, इसका 2, इसका 3। देखो ना, डाल्टन्स लॉ का जो सेकंड हमने पॉइंट लिखा था, यही तो था कि बेसिकली उन्होंने बोला था कि सेम एटम है तो उसका मास, शेप, साइज सब कुछ सेम होना चाहिए। लेकिन देखो, ये सेम एटम है लेकिन इसका मास अलग अलग है। इसी को हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो आइसोटॉप्स के केस में क्या हो गया बच्चों? उनका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो देखो, 1 1 1 मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर डिफरेंट। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? आया नहीं आया? आ गया ना? देखो, तो इसको पहले को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटियम बोलते हैं। दूसरे को ड्यूटेरियम बोलते हैं। तीसरे को ट्राइटियम बोलते हैं। सही है? अब देखो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पिछली बार जेई में आया था। सोचो, जेई में आया था कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कितने होते हैं? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कितने होते हैं? तो कुछ नालायकों का क्या बोलना था कि 2 होते हैं सर। मैं बोला बता बेटा कैसे होता है 2?
तो उनका बोलना था कि सर हाइड्रोजन को थोड़ी ना हम काउंट करेंगे, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स पूछा तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हो गया। फिर मैं बोला बच्चा एक बात बता, तुमसे कोई अगर पूछता है तुम कितना भाई है ना, तो कितना भाई है, तो बोलता है कि सर 2 भाई है। मैं बोला नाम बता, नाम बता, तो बोला कि सर आकाश और अमन हो गए। सपोज आकाश और अमन हो गए, आकाश और अमन हो गए। मैं बोला तू अपने को काउंट किया है नहीं किया, तो सर किया हमने। हम कहे तो उसको क्यों भूल जा रहा है, हाइड्रोजन को फिर क्यों छोड़ रहा है तुम। हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, जिसको हम हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो तीनों को कदे काउंट करेगा ना तुम। कभी भी तुमसे पूछा जाए तुम कितने भाई हो, तो क्या तुम खुद को नेग्लेक्ट कर देते हो? नहीं, तुम खुद को भी काउंट करके बताते हो। बात समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? तो यहां पे सिंपल सा आंसर क्या था बच्चों इसका? 3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको D से और इसको T से। याद रखोगे आप, D से नहीं, ड्यूटेरियम को D से, ट्रिटियम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहेगा बच्चों? अरे पक्का याद रहेगा ना? बोलो हाँ या ना। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल जो Cl ले लेता हूं। Cl हमारे पास 17 एटॉमिक नंबर सेम है बच्चों। मास नंबर देखो 35 है, 37 है। अलग हुआ या नहीं हुआ? अलग हुआ या नहीं हुआ? तो एक दूसरे के क्या हुए? ये आइसोटॉप्स हुए। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? अगला एग्जांपल देखो, कार्बन है। कार्बन हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर, 12 मास नंबर, 6 एटॉमिक नंबर, 13 मास नंबर, 6 एटॉमिक नंबर, 14 मास नंबर। तो तीनों एक दूसरे के क्या हुए बच्चों? ये भी आइसोटॉप्स हुए, आइसोटॉप्स हुए। इतनी बात समझ में आती है क्या? 100% आती है बच्चों। एक और एग्जांपल लिख लो यार, नाइट्रोजन 7 14, नाइट्रोजन 7 15। तो ये भी क्या हुए बच्चों? ये भी क्या हुए? एक दूसरे के आइसोटॉप्स हुए। फटाफट इसको क्या कर लोगे? छाप डालोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। अगले डेफिनेशन पे आते हैं, अगले डेफिनेशन पे आते हैं। 100% आए ना अगले डेफिनेशन पे? आइसोटॉप्स हो गया ना, आइसोबार्स पे आते हैं। चलो आइसोबार, आइसोबार्स में हमारे पास क्या होने वाला है? एलिमेंट हैविंग क्या इस बार? सेम मास नंबर। एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, बट क्या होने वाला है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होने वाला है बच्चों। देखो इसको, देखो इसको, बहुत प्यारा है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। मैं एग्जांपल्स इसके लिए ले लेता हूं, बहुत सिंपल सा। पोटेशियम हो गया है ना, पोटेशियम ले लेते हैं, आर्गन ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। सही है ना? पोटेशियम 19 क्या होता है? 40 है ना, 18 40, कैल्शियम 20 40। अरे देखो तीनों एक दूसरे के क्या है? तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसोबार है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है या नहीं है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना, डिफरेंट है ना। मास नंबर देखो बच्चों, मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या है? सेम है, मास नंबर सेम है। तो ये क्या हुए बच्चों? आइसोबार हो गए, आइसोबार हो गए। बात समझ में आती है ना? आयरन का देखो है ना, आयरन का देखो बच्चों, आयरन का हमारे पास क्या हो गया? आयरन का मास नंबर कितना होता है? याद है क्या? 56 होता है, लेकिन आइसोटॉप्स का 58 भी होता है। फेकोनी 28 है ना, और ये भी 58 ले लो। तो ये भी एक दूसरे क्या हुए बच्चों? क्या हुए? ये भी आइसोबार्स हुए। तो देखो सेकंड, हमने थर्ड जो लिखा था, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, कि डिफरेंट एटम के भी मासेज सेम हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोबार बोलते हैं। आई बात समझ या नहीं आई? आई बात समझ या नहीं आई? इनके अकॉर्डिंग तो डिफरेंट एलिमेंट कभी सेम मास के हो ही नहीं सकते थे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? 100% उम्मीद करता हूं पल्ले पड़ा होगा। अभी अगला एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं बच्चों, अगले डेफिनेशन की तरफ। आइसो क्या बात करने वाले हैं? आइसो बोले तो सेम, आइसो बोले तो सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करने वाले हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो बोले तो सेम, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉन का। थोड़ी बहुत आवाज हो रहा है, थोड़ी बहुत
मालूम पड़ रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। आइसो बोले तो सेम इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन जहां पे होगा वही हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। सेम इलेक्ट्रॉन होगा उसी को तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे बच्चों। तो लिख लो एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड हैविंग क्या होगा बच्चों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया नहीं आया बच्चों, आ गया ना समझ। देखो एग्जांपल देखते हैं, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, सही है, Ne Na प्लस Mg प्लस 2 L प्लस 3। देखते हैं इसको, काउंट करें क्या? अरे काउंट करें क्या बच्चों, काउंट कर लेते हैं। देखो देखो नाइट्रोजन होना कितना चाहिए था, देखो मैं एटॉमिक नंबर सबका लिख देता हूं। ये 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है। एटॉमिक नंबर मैं लिख देता हूं, खुश हो जाओ, इससे आइडिया लगा सको। एटॉमिक नंबर 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होना चाहिए था, प्रोटॉन 7 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 7 होना चाहिए था, लेकिन -3 है, इसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कितना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, -4 3 का है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो टोटल कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ बोलो यार, बोल ही नहीं रहे हो, कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन। सही है बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस 3 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 10 होगा ही। 11 में से प्लस 1 बोले तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, 11 में से 10 बचेगा, 12 में से 2 निकाल दो 10 बचेगा, 13 में से 3 निकाल दो 10 बचेगा। ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है एक दूसरे के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आया नहीं आया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बच्चों, समझ आया नहीं आया? अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग, नालायक को बोल नहीं रहे हो, आया ना बच्चों? अगला एग्जांपल देखो, P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस, है ना, आर्गन K प्लस Ca प्लस 2 Sc प्लस 3। देख लो बच्चा, देख लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे। इसका एटॉमिक नंबर 15 16 17 18 19 20 21, सही है। ध्यान से देखिए, इधर होना कितना चाहिए था इलेक्ट्रॉन इसके पास, 15, माइनस चार्ज है, कितना होगा बच्चों 15 प्लस 3 18 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 18 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है ना बात? सबका आप फटाफट काउंट कर लोगे, सब में 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, चेक कर लोगे तो ये क्या होगा, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सारे के सारे एक दूसरे के। आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया, नालायकों बोलो आया नहीं आया? आ गया ना? अगले डेफिनेशन की तरफ आते हैं, अगले डेफिनेशन की तरफ मूव करें बच्चों। 100% ना, अरे 100% ना, बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग, बोल ही नहीं रहे हो। बोल रहे हो क्या? बोल रहे हो ना? अरे बोल रहे हो, चलो देखते हैं। देखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स क्या है बच्चों, आइसोटोन्स क्या है बताइए, कितने लोग को आइडिया आइसोटोन्स? आइसोटोन्स क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, फटाफट क्या हो सकता है, बोलो बोलो, क्या हो सकता है आइसोटोन्स? अरे बोल ही नहीं रहे हो क्या हो सकता है? आइसो बोले तो सेम, टोन्स न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आइसो सेम, न्यूट्रॉन्स टोन्स, याद आ रहा है क्या? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या लिखोगे, एलिमेंट हैविंग, क्या लिखोगे बच्चों, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो बोलो, समझ आया क्या? एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे। समझ आया नहीं आया? एग्जांपल्स की तरफ हम मूव करेंगे बच्चों। चलो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, H12 है और He है ना, हीलियम है ना बच्चों, या H13 ले लेते हैं, न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात किया गया ना अपने को, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा यार। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, हीलियम 1 और हीलियम का मास नंबर 3 वाला ले लेते हैं, खुश हो जाओ। चलो न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस ऑफ Z, A2 माइनस 1 आया न्यूट्रॉन। यहाँ पे भी देखो A माइनस Z जब हम करेंगे, A कितना है 3, सॉरी एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है,
3 माइनस 2 1। देखो न्यूट्रॉन का नंबर सेम, न्यूट्रॉन का नंबर सेम, तो ये क्या होगा, क्या होगा, फटाफट बोल दोगे, एक बार फटाफट बोल दोगे, आइसोटोन्स होगा। देखो अगला एग्जांपल, बोरोन कार्बन, बोरोन और कार्बन की बात कर लेते हैं। बोरोन और फटाफट बताओ कार्बन, ये 12 कर लेते हैं, ये हमारे पास है ना 5, यहाँ पे 6 और 13 कर लेते हैं। नंबर ऑफ बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं क्या, 12 माइनस 5 कितना आया यार, 7 आएगा, 7 आएगा, आया नहीं आया। इधर देखो 13 माइनस 6 क्या आया बच्चों, 7 आया। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या है एक दूसरे के कौन से सेट है, आइसोटोन से। नहीं आया समझ, आया नहीं आया बोलो हाँ या ना, समझ आ गया ना बच्चों, 100% आया होगा, 100% आया होगा। जैसे एग्जाम्पल पे और भी चलते हैं हम लोग, एक और दो एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, आज ही देखेंगे बच्चों। क्लोरीन, क्लोरीन हमारे पास 37 हो गया, आर्गन 38 हो गया, पोटेशियम 39 हो गया, और कैल्शियम ऐसे लिख लो, ये चेक करके बताओ। क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मास नंबर इसका 37 दे रखा है, एटॉमिक नंबर तो बताइए ना बच्चों, 17 18 19 और 20। ये सारी चीजें दी नहीं होगी, हम धीरे धीरे याद कर लेंगे, क्लास 9th में याद भी किया होगा, 10th में भी मैंने याद करवाया था, है ना। इसका हमारे पास 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया। क्या बताओ, आइसो न्यूट्रॉनिक है एक दूसरे के, आइसोटोन्स है एक दूसरे के, आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स भी बोलते हैं बच्चों, आइसोटोन्स या आइसो न्यूट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सही है, देखो 17 माइनस क्या करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बोलो, a माइनस जेड। ए कितना है, 37 माइनस 7 17 20 आया नहीं आया बोलो, यहाँ 38 माइनस 18 क्या आया, 20 आया, 39 माइनस 19 20 आया, अरे बोलो 40 माइनस 20 आया। सारे एक दूसरे के क्या है, ये आइसोटोन से आइसो न्यूट्रॉनिक है, आइसोटोन से आइसो न्यूट्रॉनिक है। इतनी बात समझ में आती है क्या, इतनी बात समझ में आती है क्या, 100% आती है बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और अगले डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, फटाफट ले लो बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़े क्या, बढ़े ना, चलो आइसोस्टर, अगला डेफिनेशन क्या है हमारे पास, आइसोस्टर। ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, तो आपको आना चाहिए फॉर जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशन जाने वाला है ये आइसोटोन्स, आइसोस्टर सॉरी। क्या होता है आइसोस्टर, है ना, कंपाउंड हैविंग सेम number of atom and same number of बोलो बोलो इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आइसोस्टर बोलते हैं। एग्जांपल CO2 और N2 देखते हैं, CO2 और N2 में, CO2 और N2 क्या एक दूसरे का आइसोस्टर है, इसमें कितना एटम है, नंबर ऑफ एटम पहले लिखता हूं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितना है बच्चों, यहां पे देखो नंबर ऑफ एटम कितना है, इसमें CO2 में 3 है, 2 ऑक्सीजन का 1 कार्बन का, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन का, 3 है बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करें सर, यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज दे दी गई है, नलायक को बिल्कुल डिफिकल्ट दे दी गई। कार्बन देखो, कार्बन, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कैसे पता चलेगा सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, तो एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 जा 16 प्लस 2 22 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। आई बात समझ, यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास 7 ऑक्सीजन, बताओ बताओ ये भी 22 इलेक्ट्रॉन्स आया, तो सेम नंबर ऑफ एटम भी है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये क्या होगा, आइसोस्टर होगा, आइसोस्टर होगा। आई बात समझ या नहीं आई, आई बात समझ या नहीं आई, बोल ही नहीं रहे हो। देखो अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं, अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं बच्चों, आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए प्यारा सा एग्जांपल है, आप ही लोगों के लिए। हमारे पास क्या है, अगला एग्जांपल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, N2 है, CO है और CN है। चेक करना है क्या ये एक दूसरे के आइसोस्टर है। चलो इधर क्या है हमारे पास, इधर मैं बना देता हूं फिर से वही कॉलम, इधर हमारे पास क्या, नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं, कितना एटम यहाँ 2,
यहाँ भी कितना है 2, यहाँ भी 2 एटम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है। तो 2 नाइट्रोजन में बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन। आया नहीं आया? एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 + 8 14 होता है। एक कार्बन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में एक कार्बन में 6 और एक नाइट्रोजन में बोलो 7। तो क्या ये होगा? नहीं होगा ना। तो नहीं होगा ना, बोलो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूं, Cn माइनस कर दूं तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? काउंट कर लो। Cn माइनस कर दूं तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बताओ? 7, 6 + 7 और माइनस का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो टोटल कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ एटम आया, सेम नंबर ऑफ एटम आया और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आया। तो ये क्या होगा बच्चों? आइसोस्टर होगा। आया नहीं आया बच्चों? समझ आया नहीं आया? बोलो आया नहीं आया? आया नहीं आया? आ गया ना। एक और एग्जांपल देखो। H- है, He है और Li+ है। H देखो, H के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एटम 1 है। लिख देता हूं नंबर ऑफ एटम कितना है बच्चों? नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम 1 है, यहां भी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 1, माइनस की वजह से 2 हो गया। इसमें तो 2 होता ही है और इसमें होना चाहिए था 3, 1 निकल गया तो 2 होगा। ये भी आइसोस्टर है। आया नहीं आया? आ गया बच्चों, पक्का आया नहीं आया? बोलो। बोल ही नहीं रहे हो यार, बोल ही नहीं रहे हो। अगला डेफिनेशन जो हमारे लिए है वो लास्ट डेफिनेशन है इस टॉपिक का। उसके बाद आज का लेक्चर हम ओवर करेंगे। तो ध्यान से देखोगे उस डेफिनेशंस को। एक एग्जांपल मैं ले लूंगा। वो डेफिनेशन कोई खास नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आई बात समझ? चलो देखते हैं। इसको छाप लिए? छाप लो बेटा, फटाफट छाप लो। क्या है अगला? सोचो, मेरी तरफ से भी सोचो बच्चों। आइसोडाइफर क्या है ना? सेम नंबर ऑफ n-p। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो अमाउंट होने वाला है अगर सेम आता है तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? वो आइसोडाइफर होगा। या इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेस वैल्यू, एक्सेस या न्यूट्रॉनिक एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? और क्या बोलते हैं इसको? आइसोडाइफर को न्यूट्रॉन एक्सेस वैल्यू। कैसे न्यूट्रॉन एक्सेस वैल्यू है? प्रोटॉन जितना होना चाहिए था। कायदे से हम यही बहुत सारे क्वेश्चन में ये देखा ना हमने कि न्यूट्रॉन जितना हो रहा था उतना ही प्रोटॉन आ रहा था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन किसी में प्रोटॉन से ज्यादा भी न्यूट्रॉन आ रहा था, तो उस केस में न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? तो आप क्या करोगे? कितना ज्यादा हो गया? तो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है वही पता चल जाएगा। वही तो ये भी बोल रहा है, आइसोडाइफर बोल रहा है। और वही हमारे पास आइसोडाइफर बोल रहा है। कार्बन है और हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है। कार्बन हमारे पास जो है 6 और 14 है। नाइट्रोजन 7 और 14 है। ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है हमारे पास? बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। हम नंबर ऑफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है? ए की वैल्यू मास नंबर 14, प्रोटॉन 6। यहाँ पे हमारे पास मास नंबर 14 दे रखा है, प्रोटॉन 7 दे रखा है। सही है? न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं बिल्कुल। A-P हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो 14 - 6 कितना आया? 8 आया। 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आया। आ गया बच्चों? यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा बच्चों? 14 - 7 = 7 आया। 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आया। तो 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आया। अरे बोलो आया ना? 7 आया क्या? अरे 7 आया क्या? पक्का? तो क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ 14 नहीं करो, 15 करो तो मजा आएगा। 15 करो, ये भी 15 करो। तो यहां से 15 - 7 क्या आया बच्चों? 8 आया क्या?
अरे 15 माइनस 7 8 आया क्या? तो यहां से मैं न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, दैट मींस n माइनस p। n माइनस p इज द न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है किससे? यार यहां पे 6 होना चाहिए तब तो मजा आएगा। 6 या 7 किया 8 आया, 7 करो, 7 नहीं, प्रोटॉन नहीं, ये 13 रहेगा तो मजा आएगा। 13 हुआ, सही है बच्चों। 13 और 6 रखो तो जाके हमारे पास वैल्यू सेट होगी, अदरवाइज सेट नहीं हो रहा है, अदरवाइज न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू नहीं होगा। सही है, सेम नहीं होगा आइसोडाइफर के लिए। 6 किया 6 13 माइनस क्या किया हमने? 6 किया तो कितना आया बच्चों? 7 आया। हाँ अब भी क्लियर है, 7 आ गया। ठीक है, देखो फिर से एक बार कर देता हूं, ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे कार्बन 6 और 13 है, नाइट्रोजन 7 और 15 है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। हमारे पास क्या है? मास नंबर 13 आ गया, प्रोटॉन का नंबर 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस p होता है। 13 माइनस 6 किया 7 आया, तो n माइनस p की वैल्यू क्या आएगी? n माइनस p बोले तो 7 माइनस 6, न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू 1 आया। यहाँ पे न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू कितना आएगा? न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? बोलो n माइनस p की वैल्यू बताओ। n हमारे पास कितना है? 8 है, 8 माइनस 7 1 आया। देखो सेम नंबर ऑफ n माइनस p यानी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू इज कॉल्ड आइसोडाइफर। आया नहीं आया बच्चों? आ गया ना समझ? आ गया समझ? तो आपको ये लेक्चर के बाद कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं जो आपको करने हैं, और बहुत आसान तरीके से आपसे हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। और आपको रिपोर्ट भी करनी है करके, क्वेश्चन होमवर्क रिपोर्ट भी करनी है आपको। पर्सनल मैसेज करोगे या ग्रुप में मैसेज करोगे? बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं बच्चों सारे लोग आप कर लोगे, सारे लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपसे हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार मैं रिकॉल दे देता हूं आपको। इसमें आज मैंने बेसिक डेफिनेशन में क्या क्या कराया आपको, सही है। एक बार फिर से ये वाला डेफिनेशन अगर आपको लेंदी लग रहा हो तो फिर से एक बार ये वाला डेफिनेशन बता देता हूं, फिर रिकैप दे देता हूं। आइसोडाइफर में सेम नंबर ऑफ n माइनस p, न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू भी इसको बोलते हैं। न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटॉन से कितना ज्यादा है, प्रोटॉन से कितना ज्यादा है न्यूट्रॉन, उसी को हम न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू बोलते हैं, n माइनस p। तो हमारे पास n माइनस p को बच्चों हम न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू बोलते हैं, सही है। हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल लिया, C6 13 N 7 15, मास नंबर सब कुछ यहाँ, n आपको फाइंड करना मैं पहले ही सिखा चुका हूं। यहां से n माइनस p चेक किया, यहां से भी n माइनस p चेक किया, अगर सेम आता है तो आइसोडाइफर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। हमने पहला पढ़ा आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, रिकॉल करो मेरे साथ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसो बार सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सही है ना। उसके बाद हमने तीसरा क्या पढ़ा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या पढ़ा हमने? आइसोटोन्स पढ़ा। आइसोटोन्स में हमारे पास क्या था बच्चों? आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स था। आइसोस्टर पढ़ा, आइसोस्टर में क्या था बच्चों? सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या पढ़ा हमने? आइसोडाइफर पढ़ा। आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन एक्सिस वैल्यू दैट मींस n माइनस p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। n माइनस p की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अरे बोलो, n माइनस p की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो इसको एक और तरीके से मैं बता सकता हूं, एक और तरीके से जो जेई एडवांस में आ सकता है। n माइनस p के जगह पे, n माइनस p के जगह पे क्या लिखा हुआ आ सकता है? देखना ध्यान से, n माइनस p के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखा जा सकता है बताइए? क्या लिखा जा सकता है? सोच के देखो। हमने n माइनस p के जगह पे क्या लिख सकता हूं? हमने a इक्वल टू क्या पढ़ा है? p प्लस n पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो n इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हो बच्चों? a माइनस p लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? a माइनस p लिख सकते हो 100%। तो n के जगह यहां डाल दोगे क्या वैल्यू? n के जगह पे डाल दो वैल्यू, तो n माइनस p के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस p माइनस ऑफ p, सही है। अरे बोलो लिख सकते हैं क्या? तो यहां से बेसिकली ये क्या बनने वाला है? a माइनस 2p, या इसी चीज को क्या लिख सकते हो? a माइनस 2z।
यानी n माइनस पी के जगह पे आप a माइनस 2z भी लिख सकते हो। जेई एडवांस में इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए आइसोडाइफर n माइनस पी सेम हो या a माइनस 2z की वैल्यू सेम हो, तो भी हम उसको आइसोडाइफर बोल सकते हैं। ये लेवल होता है जेई एडवांस का। बात समझ में आया? तो थोड़ा बहुत आपको सोचना है। बेसिक क्वेश्चन था, आपको डेफिनेशन पता था, बस थोड़ा सा मैंने वैल्यू चेंज कर दिया और आप हवा में उड़ जाओगे। हवा में उड़ जाओगे बच्चों, आपको ध्यान से करनी है। सही है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों।